जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जैव विविधता की। और दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा कंटेंट होगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर भारत में जैव विविधता से रिलेटेड हमारे प्री एंड मेंस के पीवाईक्यू होंगे। और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत में जैव विविधता से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जैव विविधता हमारी कैसी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मैप के अंदर ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर भारत नाम का ये बड़ा ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कंट्री है, जो कि दुनिया के 17 जो मेगा डाइवर्सिटी वाले नेशंस हैं उनमें से एक है। तो दुनिया में कितने मेगा डाइवर्स नेशन है? तो 17 विश्व के अंदर मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जिनमें से भारत एक है। और ये सभी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज दोस्तों पृथ्वी की कुल जैव विविधता का 70% हिस्सा समेटे हुए हैं। और ये देश दोस्तों अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जलवायु विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के कारण विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और मैप, ये जो आपका वर्ल्ड का मैप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें दुनिया के वो 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मैप में ही प्रोवाइडेड है। ये आपको अलास्का वाला पोर्शन दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, डीआरसी कॉन्गो है, इंडिया है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चाइना है और पापुआ न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। तो कुल जोड़ लीजिएगा 17 मेगा डाइवर्स नेशन पूरी दुनिया में उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत भी इसमें से एक है, आप समझ गए होंगे। देखिए, भारत के अंदर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत उत्तर में हिमालय, ये देखिए हिमालय वाला रीजन, ठीक है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में आपको हिंद महासागर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, ठीक है, और पश्चिम में आपका अरब सागर से घिरा हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत सा देश है। भारत के अंदर दोस्तों जलवायु और विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृतियों में विभिन्नता के कारण पारितंत्रों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। स्थलाकृतियों एवं पारितंत्रों में भिन्नता के कारण यह क्षेत्र दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है, और भारत विश्व के विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, जैव विविधता की दृष्टि से भारत की बात करें तो ये दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 2.4% होने के बावजूद भारत जो है ज्ञात जैव विविधता, वैश्विक जैव विविधता में 8% का ये योगदान करता है। यदि भारत को हम जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी तक दोस्तों भारत में जितनी भी प्रजातियों का वैज्ञानिक ज्ञान एवं वर्गीकरण हो पाया है, उनमें जीव जंतुओं की प्रजातियों की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध है। सन 2000 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में जीवों की दोस्तों 81,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 81 के प्रजातियां जीवों की पाई जाती थी। वही वर्तमान में यदि हम आईयूसीएन जो है उसके आंकड़े की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों भारत में जीवों की कुल 91 के प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि के लगा रहा हूं तो 81,000 सन 2000 में थी, और वर्तमान में 91,000 प्रजातियां कुल भारत में पाई जाती हैं। और दोस्तों प्रजातियों की दृष्टि से भारत स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों की संख्या के मामले में अग्रणी है। और स्थानीय प्रजातियों की बात करें तो भारत में कीटों, समुद्री कीड़ों, ताजे जलीय स्पंज, सेडिपेट्स की अधिकता पाई जाती है। और दोस्तों भारत में बड़े रीढ़धारी जानवरों की स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता है। आप सब जानते हैं विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से भारत का अपना एक
प्रमुख स्थान है। और यदि दोस्तों भारत में जैव विविधता की बात करें तो जंगली वृक्षों एवं जीवों में अधिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। और भारत को हमने यहाँ पर एक पाई चार्ट के माध्यम से डिवाइड कर रखा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत की कुल की 26% जैव विविधता पश्चिमी घाट में, 30% पूर्वोत्तर हिस्से में, पूर्वी घाट के अंदर 24%, और दोस्तों जो है कि हमारा पश्चिमी हिमालय वाला रीजन 10%, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो 9%, और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है कुल 1% जैव विविधता शेयर करता है। तो आपको पूरा भारत पाई चार्ट के माध्यम से समझ में आया होगा कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा हिस्सा कितना रिच है। और जो दोस्तों हम भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनमें से मैप के ऊपर सभी क्षेत्र लोकेटेड हैं। यहाँ पर ये वाला कलर देखेंगे तो ये हिमालय का ट्रांस हिमालयी रीजन है, ठीक है। उसके बाद जब हम आएंगे तो ये वाला रीजन हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, भारत का हिमालय क्षेत्र। और उसके बाद येलो कलर से लोकेटेड है आपका सेमी एरिड रीजन, ठीक है, सेमी एरिड रीजन। उसके बाद गंगेटिक प्लेन आपका इस कलर से जो है दर्शाया गया है। डेजर्ट वाला एरिया आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बाद दक्कन पेनिनसुला आपको काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद कोस्टल रीजन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। फिर वेस्टर्न घाट, आपका वेस्टर्न घाट जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और भारत का जो हॉटस्पॉट स्थल है 4, उनमें से एक ये जो है पश्चिमी घाट है। और आइलैंड जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने मैप के अंदर देखा भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल आप सबको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32 पॉइंट इसको 87 हम समथिंग लिखते हैं, ठीक है। और कोस्टल लाइन भी भारत की बड़ी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की पूरी कोस्टल लाइन कितने हजार किलोमीटर है, आप सब जरूर बताएंगे। और दोस्तों भारत के 24.01% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां, जहां तहां वृक्ष भी पाए जाते हैं, जो कि हमने अपने डेजर्टी इलाके की तस्वीर जो देखी है उसमें हमने जो है देखा। अब आइए एक एक करके उन सभी जैव भौगोलिक क्षेत्र जो हमारे भारत के अंदर 10 पाए जाते हैं उनको हम विस्तार पूर्वक थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात चलेगी दोस्तों हमारे जो है कि किसकी, तो ट्रांस हिमालयन और हिमालय वाले क्षेत्र की। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय वाला क्षेत्र हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझिएगा ये स्थान दोस्तों, ये स्थान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पड़ता है। और यहाँ दोस्तों बहुत ही ठंडा और शुष्क मौसम पाया जाता है। वनस्पतियों में अगर ट्रांस हिमालयन में देखेंगे तो सिर्फ अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाएंगी। और इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर आपको पत्थर और हिमखंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, ग्लेशियर्स होंगे, गहरी घाटियां जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय और हिमालय रीजन की मुख्य विशेषताओं के में आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम जंतुओं में बात करेंगे तो जंगली भेड़ बकरी, आइबेक्स, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली आपको मिलेगी, ठीक है। काली गर्दन वाला हंस आपको मिलेगा, मोरमात आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जीव जिनमें आप हिम तेंदुआ यहाँ पर देख सकते हैं, कस्तूरी मृग देख सकते हैं, रेड पांडा, ये सब जीव आपको देखने को मिलते हैं। और जलवायु की दृष्टि से दोस्तों ये क्षेत्र जो है शीतोष्ण से लेकर हिमानी तक मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को आपको मिलते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ अल्पाइन से उप अल्पाइन तक की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनके बारे में हमने बताया। अल्पाइन वन कैसे होते हैं ये तस्वीर आपको समझा देगी, ये तस्वीर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड जैव भौगोलिक क्षेत्र की, जो है उत्तर भारत का विशाल जो है जो हमारा मैदान है, ठीक है। इसमें पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र दोस्तों शामिल है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से काफी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और ये गंगेटिक प्लेन्स जो है दोस्तों, इसकी आप विशेषताओं की बात करें तो समतल भूमि पाई जाएगी। गंगा और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र को हम आप जानते हैं उर्वरता के आधार पे भूगोल में हमने पढ़ा है। तो इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं उर्वरता के आधार पर, तो 4 भागों में, ठीक है।
और 4 भागों में कौन कौन से भाग हैं? भाबर, तराई, बांगर और भादर। कौन कौन से? भाबर, ठीक है, भाबर, तराई, ठीक है, और बांगर, बांगर और चौथा क्षेत्र है दोस्तों खादर, ठीक है। ये 4 क्षेत्रों में हम उत्तर भारतीय विशाल मैदान को मुख्य रूप से गंगेटिक प्लेन को बांटते हैं, ठीक है। यहाँ की यदि आप जलवायु की बात करेंगे तो उप उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। जीव जंतुओं में गंगेटिक, डॉल्फिन और बारहसिंघा यहाँ मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपने अभी तक जो है कि इस वाले हिस्से में गंगेटिक, डॉल्फिन, ठीक है, और आपने जो है दोस्तों देखा बारहसिंघा, ये आपका बारहसिंघा, ये आपकी है गंगेटिक डॉल्फिन। वनों का जो हमारा प्रकार है, नम पतझड़ वन पाए जाएंगे, ठीक है, नम पतझड़ वन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने जो भौगोलिक क्षेत्र की तरफ जब बढ़ते हैं तो मिलता है भारत का महान भारतीय मरुस्थल, हमारा जो थार डेजर्ट है वह। थार डेजर्ट जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जो कि मैप में लोकेटेड था, आपको मैंने दिखाया। और इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी और रेत के टीले पाए जाएंगे, और इन रेत के टीलों को हम क्या कहेंगे? बरखान। आप सब जानते हैं बरखान कहते हैं हम जो राजस्थान में रेत के टीले पाए जाते हैं, और इन्हें हमने दोस्तों जो है कि ज्योग्राफी में, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहां आपने जरूर पाया होगा, ठीक है। जलवायु की बात करें अत्यधिक शुष्क होगी। जीव जंतुओं में ब्लैक बक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये वाला ब्लैक बक है जिसको मारने के लिए, यानी कि काला हिरण, जिसको मारने के लिए जो सलमान खान है, हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं, उनको कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी। और वहां का जो बिश्नोई समुदाय है उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है, आप सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड जानवर था, इसलिए उन्होंने मारा, तो उनके ऊपर केस चला था। और ये हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का ये भारी भरकम एक पक्षी है जो भारतीय मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। वैसे तो इस पक्षी के बारे में अभी हम जब IUCN की रेड लिस्ट में आपको कई जंतुओं का नाम देंगे तो वहां पर इस पक्षी की विशेषता के बारे में आप देख सकेंगे। यदि आप इस क्षेत्र की वनस्पतियों की बात करें तो आप पाएंगे यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां पाई जाएंगी। यहाँ देखेंगे चित्र के माध्यम से कांटेदार झाड़ियां होंगी, वनस्पतियां होंगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस क्षेत्र में दोस्तों आप चिंकारा जैसे जानवर, मरुस्थलीय रोमड़ी, बिल्ली, ठीक है, फ्लामिंगोज, इन सभी तरह के जानवर यहाँ पर भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं सेमी एरिड रीजन, यानी कि अर्ध शुष्क हमारा जो क्षेत्र है भारत का, वो जो है मध्य भारत में गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है, इसमें मुख्य रूप से हम कंसीडर करते हैं। और दोस्तों ये क्षेत्र जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लायन, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए ये क्षेत्र जो है हमारा प्रसिद्ध रहा है। और ये क्षेत्र जो है ये दोस्तों इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है जो कि गिर के राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यहाँ पर पत्थरों के आवास की बहुलता देखने को मिलती है, घास के मैदान है, झाड़ीदार वन है, ठीक है। जीव जंतुओं में आपको मैंने एशियाटिक लायन के अलावा बताया कि चिंकारा, ठीक है, ये आपको चिंकारा देखने को मिलेगा, नीलगाय। वनस्पतियां शुष्क एवं पतझड़ी होंगी। यहाँ पर आपको जो है कि चित्र के माध्यम से वनस्पतियों के प्रकार भी देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों घास और यूफोर्बिया घास से, यूफोर्बिया नाम की झाड़ियों से घिरी हुई यहाँ पर घासें आपको देखने को मिलती हैं। आर्द्र और मैंग्रोव वन भी यहाँ पर पाए जाएंगे कक्षवाड़ी रीजन में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अर्धशुष्क क्षेत्र भी आप जो है देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम पश्चिमी घाट का जो हमारा मेगा डाइवर्सिटी में आपके भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में भी आता है पश्चिमी घाट, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपके जो पश्चिमी घाट के अगर बारे में मैं बताऊं तो ये भारत का अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हॉटस्पॉट जाना जाता है, जानते हैं आप। यहाँ पर सदा बहार वनों से लेकर शुष्क पर्णपाती तक के वन पाए जाएंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर शीतोष्ण वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक के क्षेत्र को कवर करता है। मुख्य विशेषताओं में मैंने आपको बताया, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, जलवायु जो है नम जलवायु है। जीव जंतुओं में यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जो है मालाबार, गिलहरी और नीलगिरी तहर की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि नीलगिरी जो तहर है वो भारत के किस राज्य का जो राज्य पशु घोषित किया गया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय रूप से
आपको नीलगिरी लंगूर, टाइगर, सिंह-पुच्छी वानर, ठीक है, मालाबारी भूरी हॉर्नबिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही उभयचरों की बहुत सारी स्थानिक जो प्रजातियां हैं वो पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती हैं। फ्लाइंग गिलहरी हो या लायन टेल्ड मकॉक हो, यहाँ की विशिष्ट स्थानिक प्रजातियों में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको वेस्टर्न घाट का रीजन और उसकी जैव विविधता के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सदाबहार श्रेणी के वनों से लेकर के पर्णपाती वनों तक यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट के हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो है ईस्टर्न घाट वाला क्षेत्र, और इसमें दोस्तों आपको सतपुड़ा उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक के कुछ क्षेत्रों को इसमें कंसीडर किया जाएगा। इसकी विशेषताओं में आपको असतत पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु में आपको उष्णकटिबंधीय से उप उष्णकटिबंधीय जलवायु, जंतुओं में आपको हाथी, ठीक है, हाथी, गौर, ये सब देखने को मिलेंगे। और इस जो पूर्वी घाट वाले रीजन में आपको मिश्रित पतझड़ वन जो है आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर आप बात करेंगे, महानदी गोदावरी जो कि बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। भालू, सांभर, चीतल, बारहसिंघा, इन सभी श्रेणी के जानवर भी आपके पूर्वी घाट रीजन में पाए जाते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की, यानी कि मध्य भारतीय पठार जो है हमारा, वहां की जैव विविधता कैसी है। तो ये दोस्तों सतपुड़ा से शुरू होता है, ठीक है, आपके सतपुड़ा से शुरू होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ कुछ हिस्सा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हिस्से इसके अंतर्गत आएंगे। विशेषताओं में लावा का पठार है, बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन, जीव जंतुओं में बाघ और तेंदुआ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वनस्पतियां शुष्क और नम पर्णपाती भी पाई जाएंगी, और ये भैंसा भी यहाँ पर, और ये प्लेटू रीजन का जो आपको टेरेन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इससे आप समझ सकते होंगे कि जो हमारा मध्य भारतीय पठार है वो किस तरह की जैव भौगोलिक स्थिति को यहाँ पर रखता है। काली और लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाएंगी, आप सब जानते हैं इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो मध्य भारतीय पठार की जैव विविधता आपने समझा होगा। अब आइए हम गंगेटिक प्लेन, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला रीजन है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला रीजन, जिसमें आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को कंसीडर करते हैं, उनमें क्या स्थिति है। तो मुख्य विशेषताओं में डेल्टा क्षेत्र होंगे, मैंग्रोव वन, क्योंकि डेल्टा क्षेत्र में आपको वनों का प्रकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैंग्रोव वन, ठीक है। और जीव जंतुओं में आपको सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, मगरमच्छ देखने को मिलेगा। वनस्पति में सुंदरवन के मुख्य रूप से मैंग्रोव को आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले रीजन के अंदर जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलेंगे, वो चाहे एबिफोना हो, जिगोंग हो, ठीक है, इस तरह के जानवर, कछुए और मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और शेर यहाँ पर, ये हमने रॉयल बंगाल टाइगर क्यों छाप रखा है, क्योंकि सुंदरवन के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे अधिक जनसंख्या देखने को हमें मिलती है। साथ ही हम उत्तर पूर्वी भारत को जब हम देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत को, तो ये हमारा वनों से घिरा हुआ और सबसे अधिक 1% दोस्तों हमें इस रीजन में देखने को मिलता है। और वन क्षेत्रों की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर सदाबहार वनों से लेकर के कई प्रकार के वन जो है देखने को आपको मिलेंगे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र के अंदर। इसमें आप असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के जो राज्य है उसको कंसीडर कर सकते हैं। इनकी विशेषताओं में ऊंची पहाड़ियां, भारी वर्षा, आप सब जानते हैं, मौसिनराम चेरापूंजी, ठीक है, मौसिनराम वाला स्थल, ठीक है, ये मेघालय में है, आप सब जानते हैं, यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। जलवायु यहाँ पर नम उष्णकटिबंधीय होगी। जीव जंतुओं में हुलाक गिबन, ठीक है, यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहे हैं हुलाक गिबन, और एक सींग वाला गैंडा आपको मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सदाबहार वनस्पतियां जो है पाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सदाबहार से लेकर अर्ध सदाबहार, नम, पर्णपाती वन, मानसूनी वन और घास के मैदान तथा दलदल इत्यादि देखने को यहाँ मिलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों बांस, जैकफ्रूट, टूना, चेस्टनट इत्यादि जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा रीजन है आपका जैव भौगोलिक क्षेत्रों में द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड का जो हमारा इलाका है भारत का, वहाँ क्या हाल है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यहाँ की विशेषताएं
प्रवाल भित्ति आपने पिछले क्लासेस में जो है क्लासेस अगर अच्छे से पढ़ी होंगी तो वहां पर आपने प्रवाल भित्तियों का जिक्र इन आइलैंड पर आपने देखा होगा। समुद्री जैव विविधता यहाँ पर आपको काफी रिच जो है दिखने को मिलती है। जलवायु यहाँ पर दोस्तों प्रभावित उष्णकटिबंधीय होती है। जीव जंतु नारियल, केकड़ा, डुगोंग पाए जाएंगे और तटीय तथा सदाबहार वनस्पतियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं इस क्षेत्र के अंदर। वैसे दोस्तों भारत में जो है द्वीपीय क्षेत्रों की बात करें तो कुल मिलाकर 572 आइलैंड है भारत के पास। 572 द्वीपों का एक समूह है भारत के पास, ठीक है, जो कि आपको मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में डिवाइडेड है, ठीक है। इनमें जो है कि आप सब जानते हैं जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है ये क्षेत्र। यहाँ विश्व की कुछ खास प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि डॉल्फिन हुआ, जैकफ्रूट हुआ, कोकोनट हुआ, ठीक है, मोलस्क हुआ, ठीक है, और इसी तरह से एक शाकाहारी स्तनधारी समुद्री जीव डुगोंग, ठीक है, ये वाला जो जानवर है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वैसे तो भारत के तटीय क्षेत्रों में कई जगह डुगोंग हमें देखने को प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों बहेड़ा नाम का एक वृक्ष पाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या चीज, बहेड़ा, बहेड़ा नाम का एक वृक्ष पाया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, जो जिसका जो है हम औषधीय रूप में उपयोग करते हैं, इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी मुख्य रूप से छाल जो होती है, इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल से ही दवाइयां बनाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों अब हम चलते हैं भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की तरफ, ठीक है। भारत का जो हॉटस्पॉट रीजन है उसकी हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करना चाहेंगे, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट रीजन पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। भौगोलिक विविधता, जलवायु, पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता के कारण यह विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में पाया जाएगा, यानी कि मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया, ठीक है। 17 में से एक, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, हिमालय क्षेत्र का, मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय, फिर उसके बाद इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है हमारा पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, और चौथा है हमारा सुंडा लैंड वाला रीजन, जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कंसीडर करते हैं भारत के, ठीक है। और यहाँ पर मैप में स्थिति लोकेटेड है, आप जो है मैप को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हिमालय वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर आपको सुंडरलैंड वाले क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यहाँ पर भारत में प्रमुख जैव विविधता जो हॉटस्पॉट स्थल है उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर 4 हॉटस्पॉट में से पहला भारत का हिमालयी हॉटस्पॉट रीजन, ठीक है। इसमें दोस्तों पूर्वी हिमालय को कंसीडर किया जाता है। ये पूरा हिमालय आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है भारत का, और इसमें मुख्य रूप से ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यही जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर कंसीडर किया जाता है, यानी कि पूरब वाला हिस्सा। आप पूरे हिमालय को मत समझिएगा, इससे आपको एक भूल होगी, ठीक है। इसके उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य भाग, पूर्वी नेपाल और भूटान के क्षेत्र जो है इसमें पाए जाएंगे, और मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों तक ये फैला है भारत का पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट रीजन। इसमें दोस्तों भारत के अलावा भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के भी हिस्से आते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर विविध जलवायु रीजन पाए जाएंगे, शीतोष्ण से लेकर समशीतोष्ण तक। वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में रोडोड्रॉन आर्किड की कई दुर्लभ प्रजातियां इस पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट रीजन में पाए जाएंगे, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी माउंट एवरेस्ट की K2 है, ठीक है, K2 आपको इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व वाला क्षेत्र है। जीव जंतुओं की बात करें तो इसमें रेड पांडा, हिम तेंदुआ, टाकिन जैसे विभिन्न प्रकार की तितलियां, पिग्मी हाग, स्लॉथ बियर, स्वैम्प डियर, इन सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाएंगे। जल स्रोत, कृषि और पारंपरिक औषधीय पौधों का ये भंडार वाला क्षेत्र है। साथ ही इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर नामदफा नाम से एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है,
जो IUCN में अति संकटग्रस्त स्थिति में यहाँ का एक कैसा जानवर है, स्थानिक यहाँ का लोकल जानवर है, नामदफा उड़न गिलहरी। वैसे तो भारत में कई हिस्सों में फ्लाइंग फॉक्स पाई जाती है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर दोस्तों सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये क्षेत्र पर्यावरणीय असंतुलन के कारण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, इसलिए हिमालयी हॉटस्पॉट रीजन के अंदर ये जो पूर्वी हिमालय वाला हमारा हॉटस्पॉट स्थल है, इसे बचाए जाने की जरूरत है। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको दोस्तों हिमालयन तहर, लंगूर, एशियाई जंगली कुत्ता, स्लॉथ बियर जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, स्वैम्प डियर, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन इत्यादि जीव जो है यहाँ पर पाए जाएंगे। तो आपका पहला जो है हॉटस्पॉट स्थल हिमालयी हॉटस्पॉट हो गया कवर। अब आइए इंडो बर्मा रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा दूसरा हॉटस्पॉट है और ये दोस्तों हॉटस्पॉट कई देशों में फैला हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर स्थित जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम तक फैला हुआ है आपका ये जो है इंडो बर्मन हॉटस्पॉट रीजन। और यहाँ पर ये जो ग्रीन से जितना कुछ भी लोकेटेड है इस मैप के अंदर, वो सभी जो है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक संकटग्रस्त हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अनेक नदियों की घाटियां हैं, दलदली क्षेत्र हैं, झील और वनों की विविधता है, बांस की बहुत सारी प्रजातियां, दुर्लभ वृक्ष जिसमें डिप्टेरोकॉर्पस, ठीक है, एशियाई हाथी, बाघ, हॉलॉक गिब्बन जो कि भारत का एकमात्र ऐप प्रजाति है, वो यहाँ पर इस रीजन में देखने को मिलती है। साथ ही पारिस्थितिकी सेवाएं और पारंपरिक जीवन शैली की ये जो है इंडो बर्मा रीजन एक आधारशिला है। यहाँ पर लगभग 1300 से अधिक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो दुनिया के सिर्फ इसी हिस्से में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये हॉटस्पॉट रीजन बहुत संकटग्रस्त स्थिति में है और इसे जो है संरक्षित किए जाने की जरूरत है। जिन देशों में ये हिस्सा पड़ता है उन देशों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को बचाए रखने के लिए इन क्षेत्रों का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम दोस्तों आएंगे तीसरे हॉटस्पॉट की तरफ। हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। वेस्टर्न घाट को मैप में यहाँ पर देखते रहिएगा, ये पूरे भारत का जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मैप है। यहाँ पर आपको पूर्वी घाट देखने को मिलता है, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पूरा मैप के अंदर ये सब चीज जो है आपको देखते रहना है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये मैं आपको बहुत बता चुका हूँ कई बार। यहाँ पर उच्च स्तर की स्थानीय विविधता पाई जाती है, यानी कि स्थानीय जीव जंतुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। वर्षा वनों की उपस्थिति है, यहाँ पर वर्षा वन पाए जाएंगे। जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक घोषित किया गया है। साथ ही दोस्तों अनेक स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर और कीटों की प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। उनमें लगभग 7400 पौधों की प्रजातियां, जिनमें से 1800 से भी अधिक जो है यहाँ की एंडेमिक्स हैं, यानी कि स्थानिक हैं। नीलगिरी तहर, मालाबार सिवेट, किंग कोबरा, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल जैसे स्थानिक जानवर और संकटग्रस्त प्राणी जो है इस रीजन में पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट वाले रीजन में। साथ ही कई प्रमुख नदियां, जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का ये उद्गम स्थल वाला रीजन है पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट रीजन। ठीक है, तो आई होप आपको पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट रीजन में जो इसकी विशेषताएं हैं वो देखने को मिली होंगी। अब आइए हमारा लास्ट यानी कि चौथा हॉटस्पॉट देखते हैं। ये है सुंडरलैंड हॉटस्पॉट, जिसको आप मैप में सारा कुछ ये पूरा बड़ा क्षेत्र लोकेटेड है। इसमें सिर्फ इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड है, बाकी आपको जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इसमें इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ब्रुनोई हो, ये सभी रीजन जो है सुंडरलैंड हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। भारत का केवल अंडमान में निकोबार आइलैंड यहाँ पर कंसीडर किया जाता है सुंडरलैंड वाली रीजन में। अंडमान निकोबार दोनों, ठीक है, अंडमान और निकोबार दोनों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंग्रोव वृक्ष, नारियल, पाम और दीपों के कई स्थानिक पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। निकोबारी मेगापोड
नमक के पानी वाला मच्छर यानी कि खारे पानी वाला मगरमच्छ, सॉरी मच्छर नहीं मगरमच्छ, ठीक है, समुद्री कछुए इत्यादि यहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करता है ये क्षेत्र, जैव विविधता का भंडार है। द्वीपीय पारिस्थितिकी यानी कि आइलैंड इकोलॉजी पाई जाएगी, मैंने बताया है पहले ही। उच्च स्तर की स्थानिकता है, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन्य जीवन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्र दोस्तों सबसे समृद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाला रीजन है, ठीक है, सुंडालैंड वाला रीजन। यहाँ स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसी प्रजातियां जो केवल क्या इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी। और यहाँ पर बाघ, ओरंगुटान, हाथी, गिब्बन, सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां और पौधों की प्रजातियां यहाँ पर सुंडालैंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र को 2013 में आरक्षित जैव मंडल यानी कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में घोषित कर दिया है, ठीक है। और भारत का निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार आइलैंड आपसे बताया, ठीक है। यहाँ पर हमारी मिस्टेक ये है कि हमने थोड़ा सा अंडमान निकोबार को फ्लो में इसमें कंसीडर कर दिया, जबकि सिर्फ निकोबार आइलैंड जो है सुंडालैंड रीजन के अंदर पाया जाएगा। तो ये आपको 4 जो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं वो देखने को यहाँ पर आपको मिल गए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो है कि भारत के अंदर जो हमारा जंतु जगत है वो कैसा है। जंतु जगत को थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। जंतु जगत आप सब जानते हैं कि जंतु जगत यानी कि किंगडम एनिमेलिया में कशेरुकी प्राणी यानी कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स यानी कि अकशेरुक जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो जंतु जगत में 2 तरह के जीव, कशेरुक जीव, ठीक है, और अकशेरुक जीव। अब अगर हम कशेरुकी जीवों की बात थोड़ा सा आपसे करें तो इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये कशेरुकी जीवों की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके अंदर दोस्तों मत्स्य के जीव, उभयचर यानी कि एम्फीबिया श्रेणी के जीव, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जीव, पक्षी और स्तनधारी मैमेलिया में जिसमें मानव भी शामिल है, ये जीव जो है कशेरुकी श्रेणी में कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डियां जो है उपस्थित होती हैं, ठीक है। और अकशेरुकी प्राणी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का क्या होता है, अभाव होता है। रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों क्या होती है, नहीं होती है अकशेरुकी प्राणियों के अंदर। तो ये बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। और अकशेरुकी जीवों में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलिनफ्रेडा, पैटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीव पाए जाएंगे, जिनमें आप प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम, पोरीफेरा में स्पिंच, सेलिनफ्रेडा में जेलीफिश, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फिता कृमि, नेमेटोडा में कोल कृमि, एनेलिडा में केचुआ, आर्थ्रोपोडा में कीट, झींगा, मकड़ी, मोलस्का में घोंघा और ऑक्टोपस को आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर जंतु जगत बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और ज्यादा आप तब समझेंगे जब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक स्तनधारी जिसका नाम है डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो है हम देखते हैं ये जलीय जीव है, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। ये एक अत्यंत बुद्धिमान जीव है, सामाजिक और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण जीव है। यह न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है बल्कि जैव विविधता और समुद्री स्वास्थ्य का संकेतक है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, ध्यान में रखिएगा, यानी कि यदि ये किसी क्षेत्र में रहता है तो वहां की जो जैव विविधता है वो रिच मानी जाती है, ठीक है। डॉल्फिन दोस्तों समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक शीर्ष शिकारी के रूप में कार्य करता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो मुख्य रूप से गंगेटिक डॉल्फिन यहाँ पर देखने को मिलती है भारत में। और ये दोस्तों भारत की गंगा नदी में पाई जाएगी और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। दोस्तों रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और तेल का रिसाव जो हो रहा है समुद्री क्षेत्र में और पानी वाले रीजन में, वो डॉल्फिन के जीवन के लिए काफी खतरनाक है। और कई बार ये मछली पकड़ने वाली जालों में भी फंस करके जो है इनका शिकार हो जाता है अनचाहे तरीके से। ये डॉल्फिन जो है स्वच्छ जलीय और नम जलीय जीव होते हैं। डॉल्फिन अक्सर, ठीक है, मैंने बताया मछली पकड़ने वाली जाल में, नौकाओं, सबमरीन्स और औद्योगिक गतिविधियों से
उत्पन्न ध्वनि इनकी संचार प्रणाली को क्या करती है, बाधित करती है। किसको, इनकी संचार प्रणाली को, ठीक है, क्योंकि ये भी आपस में बातचीत करते हैं, ये भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, आप सब जानते हैं। डॉल्फिन में दोस्तों समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के प्रति ये काफी संवेदनशील है, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, इंडिकेटर स्पीसीज यानी कि समुद्री स्वास्थ्य का संकेतक प्रजातियों में गिनी जाती हैं। यदि डॉल्फिन की संख्या में गिरावट आती है तो हम जानते हैं कि उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी क्या है, संकट में है, यानी कि संकट का संकेत दे रही है। मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में भारतीय डॉल्फिन पाई जाएगी। ये अंधी होती है, ये विशेषता आप मुख्य रूप से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अंधी होती है, इनमें आंखें होती हैं, लेकिन ये केवल प्रकाश और छाया का आभास कर सकती हैं। ये शिकार और दिशा पहचानने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करती है, ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इको लोकेशन, ठीक है। आई होप आपको डॉल्फिन के बारे में जो भी जानकारी है समझ में आया होगा। भारत के दोस्तों गंगा के अलावा चंबल, गंडक और ब्रह्मपुत्र के अंदर डॉल्फिन पाई जाएंगी। ब्रह्मपुत्र तो मैंने पहले ही बता दिया था। चंबल और गंडक आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क जो है अन्य जंतुओं की अपेक्षा डॉल्फिन का बहुत ज्यादा विकसित होता है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि डॉल्फिन कई बार जानवरों मतलब छोटे से बच्चे की तरह मानवों के साथ खेलती हुई नजर आती है। और बहुत सारी किंवदंतियां ये भी हैं कि यदि कहीं डॉल्फिन हो और कोई मानव डूब रहा हो तो डॉल्फिन उसको किनारे पे लगाने का काम करती है, यानी कि बचा लेती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा स्तनधारी है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स ये जीव जो है आप इसको मुख्य रूप से कंगारू बोलते हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में पाया जाता है। ये ऐसे स्तनधारी जीव होते हैं जिनकी विशेषता यह होती है कि इनके शिशु जन्म के समय पूरी तरह विकसित नहीं होते, तो इसलिए अपने शरीर के अंदर बनी एक थैली के अंदर अपने अविकसित शिशुओं को ये रखते हैं। यहाँ पर इमेज के अंदर लोकेटेड है, दिख रहा है, आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। अविकसित होते हैं तो ये अपने इस शरीर में बनी जो है थैली में रखती हैं, ठीक है। यहीं से ये स्तनपान भी करता है और पूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया और निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है। हालांकि कुछ प्रजातियां ये जो है अमेरिका में भी पाई जाएंगी। कंगारू, कोआला, बालबी, पासेम और तस्मानियाई डेविल प्रमुख मार्सुपियल्स की प्रजातियां हैं, ठीक है। और इनका जो है गर्भकाल, इनकी विशेषताओं में इंपॉर्टेंट है कि गर्भकाल छोटा होता है। थैली में मापन की अवधि लंबी होगी, पालन की अवधि लंबी होगी, सॉरी पालन, मापन नहीं, पालन। और इनकी यह विशेषता इन्हें प्लेसेंटल यानी कि गर्भानाल युक्त स्तनधारियों से क्या करती है, अलग बनाती है, ठीक है। मार्सुपियल्स का दोस्तों जैविक महत्व है क्योंकि यह विकासवाद, इवोल्यूशन की प्रक्रिया में विविधता को दर्शाता है और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता हुआ नजर आता है मार्सुपियल्स, ठीक है। तो आई होप मार्सुपियल्स के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब आइए दोस्तों हम कुछ उभयचर को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। ये दोस्तों मत्स्य और सरीसृप के बीच की प्रजाति है, ठीक है। और ये दोस्तों जल और स्थल दोनों पर्यायवासों में जीवन यापन कर सकती है। इनमें मेंढक, टोन, सालामेंडर, ठीक है, इसके उदाहरण हैं जो कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिख रहे हैं। ये पारिस्थितिकी दृष्टि से उभयचर पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कीटों की संख्या को कंट्रोल करते हैं और स्वयं भी अनेक प्राणियों का आहार बनते हैं। ये पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। और दोस्तों इनकी त्वचा से श्वसन होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील होंगे। उभयचरों में इनकी संख्या में गिरावट और जैव विविधता के लिए खतरे का संकेत मानी जाती है, अतः इनका संरक्षण जो है मुख्य रूप से आवश्यक है, ठीक है। और ये दोस्तों फेफड़े और गलफड़े, ठीक है, दोनों से श्वसन कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव हैं। 4 पैर होते हैं, ठीक है, झिल्लीदार रचना होती है, एक साथ कई अंडे देते हैं, जहरीले भी होते हैं, ठीक है। और मेंढक जो है इस प्रजाति का यानी कि उभयचर का बहुत ही प्यारा सा जीव है, ठीक है। अब आइए रेप्टाइल्स की बात करते हैं, सरीसृप की बात करते हैं। वैसे तो हम पक्षी वर्ग की ही बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों पक्षियों की अगर बहुत थोड़ी सी विशेषताओं को आप समझे तो आप सबने पक्षियों को देखा है, पंख होते हैं इनके अंदर, उड़ सकते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं, अंडे देते हैं, आकार 2 से 8 फीट के बीच होता है।
दो ही पैर होते हैं। बाहरी कान के बजाय इनमें जो है कणछिद्र पाए जाते हैं पक्षियों के अंदर। तो पक्षियों की कुछ खास विशेषताएं आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि आप सब पक्षियों के बारे में बहुत ज्यादा फैमिलियर है। ठीक है दोस्तों, क्लासेस लंबी होती हैं तो थोड़ा सा पानी वानी पीते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा हम सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं और आमतौर पर सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों छिपकली, सांप, मगरमच्छ, कछुए, ठीक है, और पाए जाते हैं और इनकी शरीर खुरदुरी होगी, शल्कों से ढकी होगी। सूखे स्थानों पर पाए जाने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जहाँ सूखा पड़ता है, क्योंकि ये आपको ज्यादातर पानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सरीसृप में रेप्टाइल्स, अगर आप गिरगिट की प्रजाति देखेंगे तो आप ज्यादातर जो है गिरगिट को आप बहुत सारी प्रजातियों को आप मरुस्थलीय रीजन में भी देखने को आपको रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो इस स्थानों को जो है, इस वाली लाइन को आप लोग ज्यादा फुटेज मत दीजिएगा, ठीक है, इसलिए ये मैंने खुद ही इरेज कर दी है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार इनका बदल जाता है। ठीक है, और अधिकांश सरीसृप क्या होता है, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां बच्चे को जन्म देती हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, जल थल दोनों में रह सकते हैं। प्राचीन जीवों की एक श्रेणी में आते हैं। डायनासोर जो है रेप्टाइल्स वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, वैसे तो पक्षियों को डायनासोर की जो फ्लाइंग डायनासोर थे वो वही जो है आज के हमारे पक्षी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आर्थ्रोपोडा के अंदर थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, आर्थ्रोपोडा को आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में दोस्तों ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, जिनमें कीट, मकड़ी, झींगा, केकड़ा इत्यादि शामिल होते हैं। ये सबसे बड़ा संघ है प्राणियों में, प्राणी जगत का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या इन्हीं की पाई जाएगी, ध्यान में रखिएगा। इनके शरीर की मुख्य विशेषता आप समझिए, खंडित शरीर होगा, कठोर बाह्य कंकाल होंगे। ठीक है, संयुक्त पैर इसमें पाए जाएंगे। इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होगा, सिर, वक्ष और उदर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो कि आपको देखने को ये प्रवृत्ति मिल रही है। आर्थ्रोपोडा के अंदर दोस्तों श्वसन ट्रैकिया, बुक लंग्स या गिल्स के द्वारा होती है। ये जल, स्थल और वायुमंडलीय सभी वातावरणों में पाए जाते हैं और इनकी प्रजनन प्रणाली प्रायः क्या लैंगिक होती है। ठीक है, ये संघ जो है पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि, भोजन श्रृंखला और परागण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है, ठीक है, ये जंतु एक लिंगी भी होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये कीट जो है विश्व की किसी भी आवास के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं और विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में आपको आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करेंगे एनेलिडे की। एनेलिडा में कौन से जीवों को पाया जाता है, तो यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से एनेलिड जीवों को आप देख सकते हैं। जीवों का ये ऐसा संघ है जिसमें खंडित शरीर वाले कोमल और लंबाकार जीव शामिल होते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी के केचुए, जलीय नेरिस और जोंक जो है एनेलिड वर्ग में आते हैं। इनका शरीर जो है 2 टुकड़ों में बटा होता है। ठीक है, शरीर जो है 2 टुकड़ों में बटा होता है। इनमें सहानुभूत तंत्रिका तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और अधिकांश एनेलिड क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका श्वसन त्वचा और गलफड़ों के माध्यम से होता है और ये प्रायः जलवासी या भूमिगत दोनों होते हैं। मृदा में उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। केचुए वगैरह आप सब जानते हैं, केचुए मिट्टी के अंदर जो है मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों हमारा जीवों का जो वर्ग है वो है मोलस्क। ठीक है, मोलस्का के अंदर कौन से जीव पाए जाएंगे, तस्वीर के अंदर ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक बड़ा और विविध जीवों का समूह होता है जिसमें सैकड़ों हजारों प्रजातियां शामिल हैं। ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट हैं, अकशेरुकी हैं और इनमें सॉफ्ट बॉडी यानी कि शरीर क्या होगा, नरम शरीर होगा, जो अक्सर एक कठोर कंकाल से ढकी होती है। आपने जो है कि यहाँ पर ये घोंघा वगैरह तो आपने देख ही रखा होगा। ठीक है, घोंघा, शीप, ऑक्टोपस, स्क्विड, ये सब आपने देखा होगा जो कि मोलस्का संघ के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है,
और दोस्तों इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, सिर, पाद और विसरल मांस में। अधिकतर जो है ये दोस्तों जल में रहते हैं, लेकिन कुछ स्थल पर भी पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मनुष्य के भोजन और व्यापार का एक स्रोत भी बनते हैं मोलस्का वर्ग के जीव। इसलिए मोलस्का वर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं निमेटोड्स की। निमेटोड्स किस तरह के जीव होते हैं, तस्वीर में आपको दिख रहा है। ये सूक्ष्म आकार के कृमि होते हैं, जिन्हें हम गोल कृमि, राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। और ये जीव जो है दोस्तों मिट्टी, जल, पौधों और जानवरों के शरीर पर पाए जाते हैं। कुछ नेमेटोड्स लाभकारी होते हैं जो मृत जीवों को विघटित करते हैं, ठीक है, अपघटक के रूप में काम करते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेमेटोड्स और जो है अपघटक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये पोषक तत्व जो है मृत जीवों को विघटित करके लौटाते हैं, जबकि कई हानिकारक होंगे जो पौधे, पशुओं और मनुष्यों में क्या करते हैं, रोग भी फैलाते हैं, ठीक है। नेमेटोड्स दोस्तों कृषि में हानिकारक नेमेटोड्स फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर उत्पादन क्या करते हैं, घटा देते हैं। और इनके बचाव के लिए जैविक नियंत्रण, फसल चक्र और कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। निमेटोड्स पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इनके ऊपर की जो त्वचा है, ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाती है, ये त्वचा कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम अब देखने का प्रयास करेंगे पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। पौधों का वर्गीकरण थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, ठीक है। पौधों का वर्गीकरण, और पौधों के वर्गीकरण के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 वर्ग के पौधे देखने को मिल रहे हैं। पहला है संवहनी और दूसरा है असंवहनीय पौधे, ठीक है, यानी कि वैस्कुलर प्लांट एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट। और नॉन वैस्कुलर और वैस्कुलर में देख लेते हैं। ये है आपका वैस्कुलर। वैस्कुलर में बीज वाले पौधे और बीज रहित पौधे देखने को मिलते हैं। बीज वाले पौधों में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स देखने को मिलता है। जबकि बीज रहित पौधों में आपको टेरिडोफाइट्स, जिसमें फर्न, क्लब, काई देखने को मिलती है। और जिम्नोस्पर्म की जो उदाहरण के रूप में चीड़ के वृक्ष और फर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। डाइकॉट्स में आपको फूल, वनस्पति और पर्णपाती वृक्ष देखने को मिलते हैं। और मोनोकॉट्स के अंदर आपको घास, लिली, ताड़, ट्यूलिप और ऑर्किड के वृक्ष जो है पौधे इस वर्ग के अंदर शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों असंवहनीय अगर पौधों की बात करें तो इसमें हम ब्रायोफाइटा को पाते हैं, जिसमें हम काई और लीवर वर्ड्स को शामिल करते हैं। तो आइए एक एक करके पौधों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे शैवालों को। शैवाल यानी कि एल्गीज। एल्गीज आपने तमाम नदी तंत्रों और समुद्र के अंदर जरूर देखा होगा, ठीक है। और ये दोस्तों शैवालों से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं है, शैवालों को सब जानते हैं। तो शैवालों की ये विशेषता जो है ये है कि ये हरे रंग की वनस्पतियां होती हैं। इनमें जड़, पत्तियां और तने अलग अलग नहीं होते, ठीक है। ये सूक्ष्म बहुकोशिकीय जलचर पादप है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पर्यावरण की दृष्टि से शैवाल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जलवायु संतुलन ये बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों साथ ही जल में घुले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं। तो शैवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये दोस्तों शैवाल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, जिसमें अन्य जीवों को पोषण मिलता है इनसे, ठीक है। ये जल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। कुछ प्रजातियां अपशिष्ट जल उपचार में भी उपयोगी होती हैं शैवालों की। साथ ही शैवाल जैव ईंधन और खाद्य में भी प्रयोग किए जाते हैं। खाद्य उद्योग में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। जापान जैसे कंट्रीज जो आइलैंड नेशंस हैं उनमें शैवाल खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि मानवीय खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप शैवाल आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा फंगी यानी कि कवक के बारे में बात करते हैं। कवक क्या है, तो कवक एक महत्वपूर्ण जीव समूह है, ठीक है। पर्यावरण में अपघटनकर्ता के रूप में जो है शामिल होता है। ये डिकम्पोजर है, ध्यान में रखिएगा। कवक जो है क्या है, डिकम्पोजर है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मृत जैविक पदार्थों को विघटित कर मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः आपूर्ति करता है, इसलिए इसको क्या हम कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। जिसमें मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है।
कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर उनके पोषण में सहायक होते हैं और ये कार्बन नाइट्रोजन चक्र में भी योगदान करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। कुछ कवक प्रदूषकों को तोड़कर जैव उपचार बायो रिमीडिएशन में सहायक होते हैं। इस प्रकार जो है कवक दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता के संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और कवक जो है यहाँ तस्वीर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। अब आइए बात करें बैक्टीरिया की। वैसे तो ये परजीवी प्रजाति है बैक्टीरिया, ठीक है, और यहाँ पर इमेज में लोकेटेड है बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव है, पर्यावरण में विविध रूपों में पाए जाएंगे। इनका अत्यधिक महत्व है, ठीक है। ये जैविक अपशिष्टों का अपघटन कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिलाते हैं, यानी कि ये भी क्या है, अपघटक हैं। अपघटक यानी कि डीकंपोजर की श्रेणी में आते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक बैक्टीरिया पौधों की वृद्धि में क्या करते हैं, योगदान करते हैं। जलवायु को शुद्ध करने में भी इनकी भूमिका होती है। कुछ बैक्टीरिया दोस्तों तेल रिसाव व प्रदूषकों को साफ करने में मदद करते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन में एक आवश्यक भूमिका का निर्वाह जो है बैक्टीरिया करते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। औषधि उद्योग में भी जो है बैक्टीरिया का काफी प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ब्रायोफाइट्स जो है तस्वीर में लोकेटेड है, उसको देखते रहिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइट्स सरल अवास्तविक संवहनी ऊतक रहित पादप होते हैं, ठीक है। ये जलयुक्त स्थानों पर उगेंगे। ये मुख्यतः लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मांस के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके तने और पत्तियां तो अलग होती हैं, लेकिन जड़ इसमें ब्रायोफाइट्स पौधों में अनुपस्थित होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जड़ जो है क्या होती है, अनुपस्थित होती है इनमें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को एक महत्वपूर्ण नाम देते हैं उभयचर पौधे, ठीक है। उभयचर पौधे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाएंगे। तो आई होप आपको ब्रायोफाइट्स अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब हम टेरिडोफाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पौधों की ये भी एक जो है प्रकार है, क्या है, टेरिडोफाइट्स वे पादप होंगे जो बीज रहित संवहनी पौधों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्या होंगे, बीज रहित संवहनीय पौधे होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों पौधे बीज के बजाय बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से विकसित होती हैं। सामान्यतः उदाहरणों में हम फर्न को ले लेते हैं, होस्टेल्स को ले सकते हैं, क्लब्स, मॉसेस को इसके अंदर शामिल करते हैं टेरिडोफाइट्स जीवों के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। और भारत की बात करें तो टेरिडोफाइट्स जो है सबसे अधिक प्रजाति उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है। साथ ही उत्तर पूर्व हिमालय के अलावा ये प्रजातियां आपको दक्षिणी भारत, उत्तर भारत और पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों में भी टेरिडोफाइट्स की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएंगी। भारत में विशेषकर नम और छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा समझ में आया होगा टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब आइए थोड़ा जिम्नोस्पर्म समझने का प्रयास करते हैं, आप समझते रहिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप जिम्नोस्पर्म की एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें पौधे का एक ऐसा प्रकार है जिनमें बीज नग्न आवृत होते हैं, ठीक है, अर्थात उनके बीज फल के अंदर सुरक्षित नहीं होते, इनमें पुष्प नहीं होते और बीज शंकुआकार संरचनाओं में बनते हैं। और ये मुख्यतः दोस्तों शंकुधारी पौधे होते हैं, जैसे पाइन, साइकस, देवदार, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आएंगे, ध्यान में रखिएगा। और इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का उपयोग औषधियों, लकड़ी, सजावटी पौधों के रूप में होता है। भारत में मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में, आपको कुछ मध्य भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिम्नोस्पर्म मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम एंजियोस्पर्म को समझते हैं। एंजियोस्पर्म आप देखिए क्लासेस बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि क्लास भले बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हमें बहुत सारी चीजें और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली विजुअलाइज होकर समझ में आती हैं, तो हमें लंबी क्लासेस लेने से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि लंबी क्लासेस लेने की क्षमता टीचर और बच्चों में यदि हो
तो ये दर्शाता है कि आप कितने ज्यादा लेबोरियस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब आइए एंजियोस्पर्म जो है समझने का प्रयास करते हैं। एंजियोस्पर्म वे पादप या वनस्पति होते हैं दोस्तों, जिनमें बीज फल के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये आवृत बीजी पौधे भी कहे जाते हैं। इनमें फूल होते हैं और यही फूल फल में परिवर्तित होकर बीज को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, मोनोकॉट यानी और डाइकॉट। ये पौधे पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित और व्यापक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधे। और भारत में एंजियोस्पर्म लगभग सभी भागों में पाए जाएंगे, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में इनकी विविधता अधिक देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह होता है लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस यहाँ पर पौधों के जो है तनों पर आपको चिपके हुए लाइकेंस दिख रहे हैं ये। ठीक है, और ये वाले पौधों के तनों पर आपको चिपके हुए लाइकेंस दिख रहे हैं। ठीक है, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध बनते हैं। ठीक है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक नमी और खनिज की आपूर्ति करता है। लाइकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये स्वच्छ पर्यावरण के सूचक हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये प्रदूषण सहन नहीं कर सकते। लाइकेन शुष्क, ठंडी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक मात्रा में मिलते हैं। कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी लाइकेंस की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप लाइकेंस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आइए पौधों की प्रजातियों में हम कीटभक्षी पौधे देखते हैं। इंपॉर्टेंट होगा कीट भक्षी पौधे यानी कि कीटों को खाने वाले। तस्वीर के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा एक पौधे की पत्ती जो है कांटेनुमा संरचना, एक खोल के अंदर एक मकड़ी या मच्छर के जीव को जकड़े हुए है। अब ये दोनों भाग जो है आपस में बंद हो जाएंगे और जीव इसी के अंदर मर जाएगा। ठीक है, तो ये कीटभक्षी पौधे हुए। ये कैसे पौधे जो कीटों और छोटे जीवों को पकड़कर उनका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, विशेषकर क्या, नाइट्रोजन। यानी कि कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ करके अपने अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। यानी कि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो, कमी होती है, जैसे कि दलदली क्षेत्र में। इनके प्रमुख उदाहरण नेफेंथोस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलारिया नाम के पौधे जो है कीटभक्षी वर्ग में आते हैं। ये अपनी शिकार को फंसाने के लिए चिपचिपा पदार्थ या जाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करते हैं। ये पौधे मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, सुंदरबन डेल्टा और हिमालयी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कीटभक्षी जो है पौधे इंपॉर्टेंट रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण टर्म जो जैव विविधता के अंदर शामिल किया जाता है वो है स्पीसीज का एक्सटिंक्शन। ठीक है, यानी कि प्रजाति का विलोपन। तो प्रजाति विलोपन है क्या, उसके कारण क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वह प्रक्रिया है, यानी कि प्रजाति विलोपन की बात कर रहे हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव प्रजाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे पृथ्वी से एक समय पे डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर उनका कोई जीवित सदस्य नहीं बचता। ये जैव विविधता में कमी का प्रमुख कारण है। ठीक है, प्रजाति विलोपन दोस्तों न केवल एक जैविक संकट है बल्कि यह पर्यावरण, समाज और भविष्य की स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती जो है उपस्थित करता है प्रजाति विलोपन। तो प्रजाति विलोपन का सबसे पहले हम कारण समझेंगे। तो इसमें प्राकृतिक कारणों में आपको ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। और मानव जनित कारणों की बात करें तो वनों की कटाई जो हमारा निर्वनीकरण है, साथ ही शहरीकरण, प्रदूषण और अत्यधिक जो शिकार है, और जलवायु परिवर्तन जो है मानव जनित कारणों में से एक है। ठीक है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जैसे कि अफ्रीकी मछली द्वारा भारतीय जलीय जीवों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। रोग फैलते हैं, कैसे, किसी नई बीमारी का फैलाव जो पूरी प्रजाति को नष्ट कर देता है। तो प्रजाति विलोपन के कारणों में मुख्य रूप से ये आपको 1, 2, 3, 4 कारण आपको याद में रखना होगा। और अगर इन कारणों को आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख देते हैं तो आपको मेंस वगैरह में परेशानी
नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों प्रभाव क्या होगा, तो पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा प्रजाति विलोपन से। प्रत्येक प्रजाति खाद्य श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाती है, उसके विलोपन से संतुलन जो है बिगड़ जाता है। साथ ही मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दवाओं, भोजन और पारिस्थितिकी सेवाओं की उपलब्धता पर क्या होता है, असर पड़ता है। जैव विविधता में कमी हो जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो सहन शक्ति होती है वो घट जाती है। संस्कृति और परंपराओं पर भी असर पड़ता है। कुछ प्रजातियां स्थानीय परंपराओं और विश्वासों से जुड़ी होती हैं, इसलिए ये प्रजाति विलोपन हमारे लिए एक हानिकारक चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रजाति विलोपन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम समझते हैं भारत द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम को बहुत अच्छे तरीके से आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में इससे सवाल जो है हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण की जब बात आती है तो हमारा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रावधान हमारे लिए है। ठीक है, तो ये भारत में वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रमुख कानून है। 9 दिसंबर 1972 को संसद द्वारा पारित किया गया। 1 दिसंबर 1973 को पूरे भारत के अंदर लागू हो गया। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, अब जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान करने वाली जो हमारी आर्टिकल 370 था, आर्टिकल हमारा जो संविधान का 370 आर्टिकल था वो अब रिमूव कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर जो है भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जो है सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब उसे कोई स्पेशल स्टेटस प्राप्त नहीं है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर पर भी समान रूप से लागू होता है। ठीक, अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य की बात करें तो ये वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण का काम करता है, अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को रोकता है, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है, दंड का प्रावधान करता है जिससे उल्लंघनकर्ताओं को क्या करता है, रोका जा सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य देश की जैव विविधता की रक्षा करना, शिकार पर रोक लगाना, वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करना जो है कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हिस्सा है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में WPA भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो वन्य जीवों की 6 अनुसूचियां इसके अंतर्गत बनाई गई। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का एक प्रावधान जो है WPA के अंदर किया गया। साथ ही केंद्रीय और राज्य स्तरीय वन्य जीव सलाहकार बोर्डों की जो है स्थापना इसी के अंतर्गत की गई। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना इसके अंतर्गत की गई। दंडात्मक प्रावधान किया गया। अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियां जो है, सभी अनुसूचियों को टोटल 6 है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर शामिल है अत्यंत संरक्षित प्रजातियां। ठीक है, इन प्रजातियों का शिकार करना, पकड़ना, मारना या व्यापार करना पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है। यदि आप उल्लंघन करते हैं तो कठोरतम दंड दिया जाएगा। ठीक है, और अनुसूची 2 में शामिल जीवों में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसी सुरक्षा में है, लेकिन कुछ को थोड़ा कम संरक्षण प्राप्त है। इनमें भी शिकार और व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है, बस कुछ अपवादों के साथ। ठीक है, अनुसूची 3 और 4 एक ही में शामिल है। इसमें शामिल प्रजातियों को सामान्य संरक्षण प्राप्त है, इनका शिकार भी प्रतिबंधित है, परंतु दंड की गंभीरता क्या है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, अनुसूची 5 की बात करें यानी कि शेड्यूल 5 की, तो इन प्रजातियों को हानिकारक घोषित किया गया है और इनका शिकार अनुमति के साथ आप कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची 6 की बात करें तो इनमें पौधों की एक ऐसी प्रजाति शामिल है जिन्हें नष्ट करना या उगाना प्रतिबंधित किया गया है। अब दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में समय समय पर जो है संशोधन भी किया जाता रहा है। तो इसमें जब 1991 में संशोधन किया गया
तो वन्यजीवों की अधिक सुरक्षा और टास्क फोर्स की स्थापना हो जाती है। फिर 2002 में संशोधन किया गया तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना होती है। फिर 2006 में संशोधन होता है तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हो जाती है। और फिर जो है इसमें 2022-23 में संशोधन होता है तो साइट्स के अनुरूप कई प्रावधान इसके अंदर शामिल किया गया। तो 2022-23 में, ठीक है, 22-23 में जो संशोधन हुआ, इस संशोधन की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आगे जब हम एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित तो उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद शेष कुछ अगर ऐड करने की चीजें आएंगी तो मैं आगे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब आइए रेड डेटा बुक की बात करते हैं, IUCN के रेड डेटा बुक की बात करते हैं। तो ये IUCN, ठीक है, द्वारा जो है कि प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें उन जीवों, वनस्पति, प्राणी, पक्षी, मछलियां आदि की सूची होती है जो संकटग्रस्त और संकट के निकट होती हैं या अति संकटग्रस्त होती हैं या लुप्त हो चुकी होती हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है, या हो सकती हैं। ये दस्तावेज जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेड डेटा बुक को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी कौन करता है? IUCN, मैंने बताया। और IUCN का फुल फॉर्म आप देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक संगठन है जिसके द्वारा IUCN की रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है। भारत में दोस्तों कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और BSI जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो है रेड डेटा बुक्स जो है प्रकाशित करता है। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अब रेड डेटा बुक के अंदर जो है दोस्तों कुल 9 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, कुल 9 श्रेणियां, जिसमें नॉट एवेल्युएटेड, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, ये कुल 9 श्रेणियां शामिल की जाती हैं इसके अंदर। रिस्क जैसे जैसे बढ़ता है उसी के हिसाब से ये जो है आपको सारणी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और दोस्तों इस श्रेणियों में कुल जो 9 लिस्ट हैं, उन 9 लिस्टों में कौन कौन सी हैं? तो एक्सटिंक्ट यानी कि पहली श्रेणी की बात करें, एक्सटिंक्ट जो प्रजाति पूरी तरह से क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। जो प्रजाति क्या हो गई है? पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, उसे हम एक्सटिंक्ट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी कि पूरी तरह से क्या हो गई? विलुप्त हो गई, पूरी तरह से विलुप्त हो गई, और इस प्रजाति का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है। जो विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या क्या है? बिल्कुल क्या है? खत्म हो गई है। और यदि दोस्तों वन से विलुप्त की बात करें, यानी कि अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, तो इसमें वे प्रजातियां आएंगी जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां वन से क्या है? खत्म हो गई हैं, जो केवल कृत्रिम वातावरण में पाई जाती हैं, प्राकृतिक वातावरण में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये चिड़ियाघर या कृत्रिम आवासों में ही इन्हें रखा गया, तो एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड EW श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, अब आएंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि घोर संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, इसमें कौन सी प्रजातियां पाई जाएंगी? जब प्रजातियों को वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ हो तो इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में डाला जो है जाता है। ठीक है, यदि दोस्तों 10 वर्षों में, ठीक है, प्रजाति की जनसंख्या में यदि 90% तक आपको अधिक की कमी देखने को मिलती है, तब आप उस जीव को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल देंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी को आपने समझ लिया। अब आइए हम इंडेंजर्ड यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति उसको समझते हैं। विलुप्त होने के उच्च जोखिम में है। ठीक है, ये क्या है? ऐसी प्रजाति जो वनों से विलुप्त होने का खतरा इन पर बना हुआ है, और 10 वर्षों में, जैसे यहाँ पर 10 वर्षों में 90%, वैसे ही 10 वर्षों में जो है यहाँ पर 70% यदि प्रजाति, ठीक है, 70%, 10 वर्षों में 70% यदि जनसंख्या में कमी देखी जाती है तो इन्हें क्या है? इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य इस संख्या में, यानी कि सिर्फ 250 भी है तो इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर डाला जाता है। अब नेक्स्ट श्रेणी है वल्नरेबल, इसको हम सुभेद्य भी बोलते हैं। सुभेद्य में दुर्बल
और विलुप्ति की संभावना का मध्यम स्तर इसमें होता है, ठीक है। और इसमें वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है, तब हम किसी प्रजाति को सुभेद की श्रेणी में शामिल करते हैं। उसी तरह से इसमें 10 वर्षों में जो है दोस्तों जो है सुभेद के अंदर 10 वर्षों में आप 50% यदि कमी देखी जाती है तो ऐसे जीवों को 10 वर्षों में 50% यदि जनसंख्या में कमी दर्ज की जाए तो उसे हम सुभेद की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड यानी कि निकट संकट। संकट के निकट जो प्रजाति है यानी कि अभी संकट में नहीं है पर संकट भविष्य में हो सकता है, ठीक है। भविष्य में संकट के निकट प्रजाति को हम एनटी यानी कि नियर थ्रेटेंड यानी कि संकट के नजदीक में शामिल करते हैं। एंड नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। विलुप्ति की जो है दोस्तों लीस्ट कंसर्न में संकट से मुक्त है, विलुप्ति का कोई खतरा तत्काल में जो है नहीं है, ठीक है। और जो है प्रजाति को बहुत कम खतरा हो, अत्यधिक संख्या में विस्तृत हो ये प्रजाति, ठीक है। भविष्य में संकटग्रस्त होने की भी शंका जो है इन्हें नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है डाटा डिफिशिएंट यानी कि जिनके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है। और नेक्स्ट है 9वीं हमारी कैटेगरी है आपकी नॉट इवेल्युएटेड जिनका अभी कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर IUCN के रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरी हैं तो गिन लीजिए, 1, ये है आपका 2, ये है 3, 4, ठीक है, और यहाँ पर 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये है 8 और ये है 9। तो 9 श्रेणियां IUCN के रेड लिस्ट के अंदर शामिल की जाती हैं। दोस्तों अब ये आपका जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर हम IUCN और WPA के अंदर जो भारत की प्रजातियां हैं वो चाहे जंतु प्रजातियां हो, पक्षी की प्रजातियां हो या वनस्पतियों की, उनकी एक लिस्ट सबसे पहले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित इस क्लास से संबंधित PYQ और प्रैक्टिस सेशन पर हम बात करेंगे। काफी अच्छा सा वीडियो हम नेक्स्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं यानी कि 10वें वीडियो के अंदर, ठीक है। और 10वां वीडियो हमारा ये जैव विविधता से रिलेटेड जो ये भारत की जैव विविधता में डिस्कस की उसी से संबंधित होने वाला है। बड़ा शानदार वीडियो होगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कमी लगी हो फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराइएगा। कमेंट बॉक्स आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, हम आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर जरूर देंगे, स्वागत रहेगा आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय।